गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी धाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार अपना अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ एकदम ओके है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज का अपना ये धाकड़ सेशन। एक बार जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, प्रेरणा, बिरला, सीमा, पिंकी, दीपक, कोमल, पारुल, सोनम, मोहित, टीना, मंजीत, सुनील, पूनम, अनिता, प्रमोद कुमार, शालू, पंकज, दीपक, प्रीति, शीतल, विक्रम, जतीन, कुलदीप, ममता, सुखदीप, ऋतिक, पुनीत, सीमा, सुनीता, नारनोल, राधिका, संजय। चलेगा भाई, सारे के सारे अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा का अपवा तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ने हरियाणा की नहरों के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेरे बच्चों, नहरों के बारे में मैं बात करूंगा जब हम कृषि और पशुपालन पढ़ेंगे। तो कृषि में ही मैं आप लोगों को सिंचाई जो व्यवस्था है अपने हरियाणा की, उस सिंचाई व्यवस्था में मेरे बच्चों मैं आपको कैनाल के बारे में बताऊंगा, हरियाणा की नहरों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। हरियाणा की जलवायु हम पढ़ेंगे, कैसी जलवायु है अपने हरियाणा की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लाइमेट ऑफ हरियाणा हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। हरियाणा की जलवायु, या बच्चों हम बोलेंगे इसे क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। अब जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो, मेरे को फटाफट बता दीजिएगा कि क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु हम किसे बोलते हैं। तो बहुत सारे मेरे हरियाणा के खपीटर बच्चे बोलेंगे कि जल में जब वायु मिल जाए उसी को बोल देते हैं सर जलवायु। क्या ऐसा होता है बच्चों कि जल में वायु मिल जाए उसको तुम जलवायु बोलोगे? क्या डेफिनेशन होती है जलवायु की? जल में वायु मिले उसी को जलवायु बोलोगे? नहीं, जलवायु की एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है बच्चों। वो क्या है कि किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर लंबे समय तक मौसम की जो स्थिति बनी रहती है, मौसम की जो स्थिति बनी रहती है, तो बच्चों उस स्थिति को जलवायु कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु की परिभाषा में मैंने एक शब्द यूज किया है, लंबे समय तक। तो याद रखना है बच्चों कि जलवायु जो होती है ना, वो लंबे समय तक होती है। और किसी भी स्थान की जलवायु के बदलने का जो मेरे बच्चों समय रहता है वो कितना रहता है? तो किसी भी स्थान की जलवायु को बदलने में कम से कम 25 से 30 साल या 30 से 35 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो 25 से 30 साल भी बोल देते हैं और 30 से 35 साल भी बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, उसको बदलने में बच्चों
जो न्यूनतम समय चाहिए, कम से कम समय कितना लगेगा, तो आपको बोलना है 30 से 35 वर्ष लग जाते हैं। तो मतलब आप अपने गांव की जो जलवायु देखते हो, अपने हरियाणा की जो जलवायु देखते हो, ऐसा नहीं है कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और होगी। तो हरियाणा की जलवायु को बदलने के लिए कम से कम बच्चों 30 से 35 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो 30 से 35 साल लग जाएंगे। तो किसी भी स्थान की जलवायु को बदलने में न्यूनतम जो समय चाहिए वो 30 से 35 वर्ष चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जलवायु यदि लंबे समय तक होती है तो कोई ना कोई तो थोड़े समय के लिए भी होता होगा, और जो थोड़े समय के लिए होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं वेदर, यानी कि मौसम। और मौसम क्या होता है, मौसम होता है पल पल बदलने वाला। ठीक है, जैसे इंसान बदलता है ना बच्चों आज के समय, ठीक है ना। हाँ, जो लड़कियां बदल जाती हैं, लड़के भी चलो कम नहीं है मौसम से। तो मेरे बच्चों जो लड़के लड़कियां आजकल बदलते हैं ना, कि भाई कल कुछ बात बोली थी, अगले दिन जो है मना कर जाती है कि भाई साहब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। तो बच्चों जो लड़कियां लड़के आजकल बदलते हैं वो बिल्कुल मौसम की तरह हो रखे हैं। तो मौसम जो होता है ना वो क्या होता है, मौसम की क्या डेफिनेशन होगी, किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर अल्प समय तक, अल्प का मतलब होता है कम, पाए जाने वाली वायुमंडलीय अवस्था, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन, पाए जाने वाली वायुमंडलीय अवस्था, इस वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहा जाता है बच्चों। तो मौसम जो है ना पल पल बदलता है, दिन में पता नहीं कितनी बार बदलता है। ठीक है, जलवायु पल पल नहीं बदलेगी, जलवायु जो है ना उसको बदलने में 30 से 35 साल लग जाएंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी बॉलीवुड के अंदर फिल्मों में गाने आते हैं तो जलवायु के ऊपर गाने नहीं बनते, वो गाने किसके ऊपर बनते हैं, मौसम के ऊपर। ठीक है, कि आपने गाना सुना होगा, क्या मौसम आया है, सुना है तुमने गाना? मौसम के ऊपर एक दो गाने बताओ तुम, लड़कियां जो है गाने ज्यादा सुनती हैं। एक बार फटाफट बताओ लड़कियों, मौसम के ऊपर एक दो गाना बताओ। एक मैंने बता दिया कि क्या मौसम आया है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। ठीक है, हाँ, तुम यार बदलना जाना मौसम की तरह। लेकिन यार तो बदलेगा भाई, ठीक है, यार को तो बदलेगा क्योंकि यार की फितरत मौसम की तरह हो रखी है। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं वेदर, मौसम। हम बात करें तो भारत के अंदर जो ये मौसम संबंधी सेवाएं शुरू हुई थी ना, वो 1875 में शुरू हुई थी। भारत में मौसम संबंधी सेवाएं जो शुरू हुई थी सबसे पहले बच्चों वो 1875 में हुई थी। ठीक है, भारत के अंदर मौसम की जानकारी देने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो वेधशाला तैयार की थी, भारत में पहली जो मौसम वेधशाला तैयार की गई थी, जहां से भारत के अंदर मौसम की जानकारी हमें मिलना स्टार्ट हुई, तो बच्चों वो पहली मौसम वेधशाला शिमला के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, बात करें भाई वर्तमान में जो हमें मौसम की जानकारी मिलती है, वो मौसम वेधशाला भारत के अंदर कहां पर तैयार की गई है, तो मेरे बच्चों वर्तमान में जो मौसम वेधशाला है वो पुणे के अंदर है। कहाँ है, पुणे। और पुणे तो आप सभी जानते होंगे ना कहाँ है गुरुजी, महाराष्ट्र के अंदर है पुणे।
कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। मौसम की तरह तुम बदल ना जाओगे, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल अच्छा गाना है। बहुत बढ़िया, चलेगा, गानों की बहुत अच्छी नॉलेज है तुम्हें। तो यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। जो हम जलवायु पढ़ रहे थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम अपने हरियाणा की जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपना जो हरियाणा है वो पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में आता है? अब आप लोगों ने पृथ्वी तो देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं दिखाता हूं तुम्हें। मान के चलेगा बच्चों, ये क्या है? अर्थ है। और यदि ये अर्थ है तो आपको पता होगा कि ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बच्चों इसको हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और साथ ही साथ इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और ठीक नीचे बच्चों 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और इसके बीचों बीच गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये आपका 0 डिग्री है, मतलब भूमध्य रेखा है। ठीक है बच्चों, ये तीनों की तीनों रेखाएं जो है ना, वो सबसे गर्म रेखा है इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि इस 0 डिग्री के ऊपर सूर्य साल में 2 बार परपेंडिकुलर चमकता है 90 डिग्री के एंगल पे। बच्चों कर्क रेखा के ऊपर साल में 1 बार, जो 21 जून का दिन होता है। मकर रेखा के ऊपर साल में 1 बार, जो मेरे बच्चों आपका 22 दिसंबर का दिन होता है। 21 जून कर्क रेखा का, 22 दिसंबर मेरे बच्चों मकर रेखा का, ये आपको पता होगा, बिल्कुल पता है। और साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर मेरे बच्चों इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य जो है वो परपेंडिकुलर चमकता है। और साल में वो 2 दिन होते हैं, दिन और रात, जहां बराबर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 रेखा है, इन 3 रेखाओं के बीच का अक्षेत्र जो है वो सूर्य के लंबवत चमकने के कारण बहुत ज्यादा गर्म रहता है। बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो गर्मी को बोलते हैं बच्चों उष्ण। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है जोन, यानी कि क्षेत्र। और उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसको? TZ बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन कौन सा होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला। सर भूमध्य रेखा के ऊपर कौन से 2 दिन चमकती है जब दिन और रात बराबर होते हैं? वो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। ठीक है भाई। सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं बनवाते? इंग्लिश आंदी है कौन भाई, क्या करूं? इब धक्का तो कुकर बताऊं दामना है। अरे इब इंग्लिश में बता तो दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिकल जोन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इंग्लिश क्या होगी इसमें? इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जब मैंने बोल दिया तो साथ के साथ इंग्लिश में लिखा करो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। भूमध्य रेखा को बोलेंगे इक्वेटर। दिन और रात जब बराबर हो जाएंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स उसे बोलेंगे। हाँ, स्टेट जीके पढ़ रहे हो, स्टेट जीके कोशिश किया करो यार, हिंदी में पढ़ो तुम। ठीक है। हाँ, शब्द मैं आपको बता के चलूंगा जो डिफिकल्ट होंगे। सारे के सारे इंग्लिश के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे सारे के सारे पूर्वज लंदन से ही आए हैं, यहाँ इंडिया में बसे हैं, इनको हिंदी समझ में ही नहीं आती। भाई साथ में बोल के तो चल रहा हूं यार। तुम भारत से इतने नाराज क्यों हो? मैं तो बोलता हूं जासूसों की तरह, जैसे भारत में जासूस पकड़े जा रहे हैं ना, एक बार इन अंग्रेजों को भी पकड़ना शुरू कर दे सरकार। ठीक है।
कि भाई हिंदी से लगाव बिल्कुल नहीं है तुम्हारा, इंग्लिश से बहुत ज्यादा लगाव है। एक बार जितनी भी जांच एजेंसी है ना, इनके पीछे भी पड़े कि भाई हिंदी भी सीखो, तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी तो आनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश आए वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हिंदी समझ में नहीं आ रही और इंग्लिश में हम परफेक्ट होते जा रहे हैं। 23.5 डिग्री के बाद 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और मेरे बच्चों नीचे की तरफ है 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर 45 डिग्री और मकर रेखा के ठीक नीचे 45 डिग्री। बच्चों इसे कहा जाता है उपोषण। इसको कहा जाता है उपोषण कटिबंध, और इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल। मेरे बच्चों अपना जो हरियाणा है ना, अपना जो हरियाणा है वो पृथ्वी के कौन से कटिबंध में आता है? वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर। आपसे कोई पूछ ले कि अपना हरियाणा जो है वो पृथ्वी के कौन से कटिबंध में आता है, तो तुम बोलोगे अपना हरियाणा आता है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है बच्चों, वो 27 डिग्री 39 मिनट से शुरू होता है। 27 डिग्री 39 मिनट का मतलब कर्क रेखा के ऊपर शुरू होगा, और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे उपोषण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उपोषण कटिबंध बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा इंग्लिश की क्लास में बोलते हैं, हिंदी में बताओ चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो कोई ना, तुम बुरा मत मान जाना, इंग्लिश वाले जितने भी हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल बोलेंगे बच्चों, उपोषण कटिबंध। तो आपसे कोई पूछ लेना कि अपना हरियाणा पृथ्वी के कौन से कटिबंध में आता है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा पृथ्वी के उपोषण कटिबंध क्षेत्र सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। और उपोषण का मतलब क्या होगा? उप प्लस उष्ण। उप का मतलब होता है कम, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। यानी कि अपना हरियाणा कम गर्मी वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उसमें आता है, उष्ण में नहीं आता, ज्यादा गर्मी वाले में नहीं आता है। ठीक है मेरे बच्चों, अपना हरियाणा जब पृथ्वी के उपोषण कटिबंध वाले क्षेत्र में आता है, यही कारण है कि अपने हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है। हरियाणा की जो जलवायु है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, वो है उपोषण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे उपोषण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। गुरुजी इस आफत ने इंग्लिश में के कवांगे? ले भाई बच्चों, इंग्लिश में भी सुन लो तुम। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, तो हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है? उपोषण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपोषण कटिबंधीय तो इसलिए है क्योंकि हम सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं,
शुष्क का मतलब मेरे बच्चों, शुष्क का मतलब है कि अपने भारत देश के अंदर हरियाणा जो राज्य है ना, वो ज्यादा वर्षा वाले राज्यों में शामिल नहीं है, कम वर्षा वाले राज्यों के अंदर क्या है, शामिल है। और कम वर्षा होने के चलते यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। महाद्वीपीय शब्द हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि अपने हरियाणा के आसपास कोई सागर खाड़ी नहीं है। अपना हरियाणा जो है बच्चों वो समुद्र से क्या है, दूर है। और समुद्र से दूर होने के चलते हम बोल सकते हैं कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई इस प्रकार की जो जलवायु है ना हरियाणा की वो क्यों है, तो आपको बोलना है समुद्र से दूर स्थित होने के कारण। ठीक है बच्चों, तो समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हमारी जो जलवायु है वो कैसी हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक है। अब महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के चलते आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा के अंदर अपने हरियाणा की जो जलवायु है बच्चों वो कॉन्टिनेंटल टाइप होने के चलते महाद्वीपीय होने के कारण यहां वर्षा क्या होती है बच्चों, कम होती है। और वार्षिक तापांतर जो है ना, वार्षिक तापांतर का मतलब समझते हो, साल में बच्चों टेम्परेचर के अंदर जो अंतर है, वार्षिक तापांतर जो होगा वो क्या होता है, अधिक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस दिन ये पेपर में पूछा जाएगा बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई हरियाणा के अंदर वर्षा कम होती है और वार्षिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या होगा। तो कारण याद रख लेना कि जलवायु हमारी किस टाइप की है, कॉन्टिनेंटल टाइप की है मेरे बच्चों, ठीक है ना, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के चलते ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है, और वार्षिक तापांतर जो होता है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो अपने हरियाणा का जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है जो हिमाचल के साथ लगता है, वहां की जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उपोष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है। और जो नीचे वाला इलाका है राजस्थान के साथ लगता, वहां पर पाई जाती है कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। तो यह भी ध्यान आपको रखना है कि हरियाणा का जो उत्तर पूर्व है, हरियाणा का उत्तर पूर्व क्षेत्र या हिमाचल के साथ लगता क्षेत्र, हिमाचल के साथ लगते क्षेत्र में बच्चों कैसी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में मेरे बच्चों इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे बताओ फटाफट जितने भी जुड़े हुए हैं। उपोष्ण का मतलब सब ट्रॉपिकल, और आर्द्र को बोलेंगे ह्यूमिड। आर्द्रता को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्द्र को बोलेंगे ह्यूमिड। तो सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट
अब तो थोड़े थोड़े तुम खुश हुए होगे ना इंग्लिश वाले, ऐसे ऐसे शब्द मैं तुम्हें बताने लगा हूं। उपोष्ण आर्द्र जलवायु मेरे बच्चों क्या है, पाई जाती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के साथ लगते हरियाणा में, यानी कि दक्षिण वाला जो इलाका है, तो बच्चों राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, ड्राई क्लाइमेट, यानी कि शुष्क जलवायु। वहां पर बारिश बहुत कम होती है। हरियाणा का जो दक्षिण वाला इलाका है वहीं पर सबसे कम बारिश आपको देखने को मिलेगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये लगता है, क्योंकि रात को जो कमेंट वाला आपका बच्चों टेलीग्राम पे है उसमें मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक ही आता है, सर जी आराम से पढ़ा रहे हो, आराम से पढ़ा रहे हो, सिलेबस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिएगा, दिखता नहीं है ना क्या, रुको एक मिनट में ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अब ठीक दिखता होगा, है ना? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर जी सिलेबस नहीं होगा, ऐसे तो है भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं? मैं देखता रहता हूं कि एक दो बच्चा जो है ना उसको थोड़ा सा आना शुरू हो जाए तो उसको बस ये होता है कि मैं स्पीड पकड़ लूं बहुत खतरनाक। मेरे भाई साहब, जब मैं पढ़ाने वाला तुम्हें आराम से पढ़ा रहा हूं तो आराम से पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, फटाफट सिलेबस कराने वाले तो हर जगह भरे पड़े हैं कि एक बार फटाफट कराओ सिलेबस, उसके बाद साइड हो जाओ। लेकिन आराम आराम से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं, वरना मैं तो फटाफट सिलेबस कवर करा के फिर अगले बैच में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर अगले बैच में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए तो पढ़ा रहा हूं कि जो भी नया बच्चा जुड़ा है, अब देखिएगा जिसको ये टॉपिक आते हैं उनको नहीं पढ़ा रहा मैं बिल्कुल भी, वो चाहे मत भी पढ़ा करो मेरे से। लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, अच्छे से सीखना चाहता है, उन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? अब जिनकी हरियाणा जी के बहुत जबरदस्त होगी, शानदार होगी, सारी चीजें आती होंगी, तो वो क्लास क्यों लगाते हो? वो दूसरे सब्जेक्ट को मजबूत करो, है ना? लेकिन जो नया बच्चा पहली बार कोचिंग ले रहा है, सरकारी नौकरी की उसकी भी इच्छा है, तो भाई उसको आराम आराम से एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी जब पहली बार हरियाणा जीके पढ़ी होगी तो तूफानी तरीके से तो नहीं पढ़ी होगी, आराम आराम से ही पढ़ी होगी, तो आराम आराम से चलने दो, ठीक है? जब कोई आ जाएगा डेट वगैरह तो हम स्पीड कर लेंगे। स्पीड तो छोड़ो, मैं दो दो क्लास लेनी भी शुरू कर दूंगा तुम लोगों की। तो कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्मत यहां मौके बार बार नहीं देगी, ठीक है? तो किस्मत मौके बार बार नहीं देगी बच्चों, ये ध्यान रख लेना। ना सरकार देगी ना किस्मत देगी, तो किस्मत है आप लोगों की, आपको ये एक और मौका मिल रहा है सीईटी के अंदर। अगला सीईटी होगा इतने तो तुम बूढ़े हो लोगे मेरे बच्चों, तो इसलिए जो अब की बार सीईटी है ना, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, नए नए क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। हम बात करते हैं आगे कि कोई भी जो क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? तो ध्यान रखना है, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? कारक का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है? तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं? सारे के सारे फैक्टर को अच्छे से समझना है तो एक शब्द आपको याद रखना है, लैंडफॉर्म।
ठीक है। लैंड फॉर्म में मेरे बच्चों लै से बनेगा या एल से बनेगा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। ए से बनेगा एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है ऊंचाई। एन से बनेगा बच्चों नियरनेस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से निकटता। ठीक है। डी से बनेगा बच्चों डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि पवनों की दिशा। ठीक है। एफ से बनेगा फॉरेस्ट, यानी कि वन। ओ से बनेगा बच्चों ओशियानिक करंट, ओशियानिक करंट का मतलब होता है समुद्री जलधाराएं। ठीक है। आर से बनेगा बच्चों रेनफॉल, यानी कि वर्षा। और एम से बनेगा माउंटेन, यानी कि पर्वत। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु किसी भी प्रकार की मिलेगी तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं बच्चों, ठीक है ना, कारक होते हैं। और वो कारक कौन से होंगे? वो कारक होंगे ये, ठीक है। तो किसी भी स्थान कौन से अक्षांशों में है ये उसकी जलवायु को डिपेंड करेगा। ऊंचाई पे कितना है बच्चों ये भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करेगा। समुद्र के कोई नजदीक है तो वहां की जलवायु कुछ और मिलेगी, समुद्र से दूर है तो वहां की जलवायु कुछ और मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवनों की दिशा भी मैटर करेगी। जहां पेड़ पौधे ज्यादा है वहां की जलवायु अलग है, जहां पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है वहां की जलवायु अलग है। समुद्री जलधाराएं, भूमध्य रेखा के आसपास का जो जल होगा वो गर्म होगा बच्चों, ध्रुवों के आसपास का जो जल होगा वो ठंडा होगा। रेनफॉल, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां की जलवायु कुछ और मिलेगी, जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां की जलवायु कुछ और मिलेगी। जो ऊंचा क्षेत्र होगा, जहां पर्वत ही पर्वत होंगे वहां की जलवायु कुछ और होगी, जहां पर्वत बिल्कुल भी नहीं होंगे वहां की जलवायु कुछ और होगी। अब शिमला तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो हाइट के ऊपर है, पर्वतक क्षेत्र है वहां, तो बच्चों वहां की जलवायु क्या है, यहाँ की तुलना में ठंडी है। यानी कि एक तो तुम हिसार में बच्चों देखो गर्मी का सिलसिला, एक तुम शिमला जाओगे तो शिमला जाके तुम्हें मजा आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि जितना हम हाइट पे चलेंगे 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन फैक्टर में से अपने हरियाणा की जलवायु को कौन कौन से फैक्टर जो है बच्चों वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहां हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आपसे जो पूछा जाएगा पेपर में वो ये पूछा जाएगा, हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हरियाणा की जलवायु को बच्चों प्रभावित करते हैं। हम बात करें कि सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति।
अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। लैटिट्यूडिनल लोकेशन इसे बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय जो स्थिति है अपने हरियाणा की वो क्या है? अक्षांशीय स्थिति है अपने हरियाणा की 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अपने हरियाणा की अक्षांशीय स्थिति बच्चों यदि ये है, 27 डिग्री से अपना हरियाणा शुरू होता है। 27 डिग्री का मतलब कौन सा गांव होगा? दोहा गांव होगा, नू जिले का। 30 डिग्री का मतलब क्या होगा? सापुर गांव होगा, पंचकुला जिले का। यदि मैं बात करूं 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अपना हरियाणा आता है, तो बच्चों 23 यानी 23.5 डिग्री के ऊपर कौन सा क्षेत्र होगा? उपोष्ण कटिबंध। तो अपने हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। समझ में आई बात? यानी कि अक्षांशीय स्थिति मैटर करती है कि उस क्षेत्र की जलवायु क्या होगी। यदि अपना हरियाणा 27 डिग्री के ठीक नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता, तो हम अपने हरियाणा की जलवायु को उपोष्ण कटिबंध ना बोल के क्या बोलते? उष्ण कटिबंध बोलते। क्या बोलते? उष्ण कटिबंध हम बोलते, ठीक है। भाई मुकेश कुमार यार शांति रखागा, ठीक है। क्लास शुरू हुई थी, 2 क्वेश्चन क्लास शुरू हुई थी पढ़ाने के लिए। आपके डाउट लास्ट में मेरे से पूछना। आप पढ़ाने दिया करो यार, तुम लोग पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं देते तो ये गलत बात है तुम लोगों की। नुकसान किसका है? तुम्हारा है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। यदि मेरे दिमाग से कोई क्वेश्चन उठेगा और वो उड़ जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो पढ़ाने दिया करो, डाउट हम लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज के बाद मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं। तो जो भी डाउट आपके बनते जाएं, किसी क्लास में नहीं बता पाता हूं तो उसको कॉपी में नोट कर लिया करो तुम, ठीक है। एक एक डाउट तुम्हारा मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। अक्षांशीय स्थिति के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे समुद्र से दूरी, ठीक है। और समुद्र से दूरी होने के चलते हमारी जो जलवायु है वो कैसी मैंने बताई? महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल बताई। समुद्र से दूरी होने के चलते मैंने जलवायु कैसी बताई? महाद्वीपीय। मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि समुद्र से दूरी के आधार पे जो जलवायु होती है ना वो कितने प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान रखना है, समुद्र से दूरी के आधार पर जलवायु 2 प्रकार की होती है। समुद्र से दूरी के आधार पर, ठीक है। तो समुद्र से दूरी के आधार पर जलवायु कितने टाइप की होगी? 2 प्रकार की होगी। ये 2 टाइप कौन से होंगे? एक प्रकार को हम बोलेंगे बच्चे सम जलवायु, और सम जलवायु को बोलेंगे इंग्लिश में होमोजीनियस, होमोजीनियस क्लाइमेट, ठीक है। ये सम जलवायु कौन सी होती है बच्चों? ये एक ऐसी जलवायु होती है जिसके कारण गर्मियों में न तो ज्यादा गर्मी होती और सर्दियों में न ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये कैसी जलवायु होगी? ऐसी जलवायु होगी जिसके कारण गर्मियों में न अधिक गर्मी और सर्दियों में न अधिक सर्दी।
ठीक है, ऐसी जलवायु को हम क्या बोलते हैं? सम जलवायु बोलते हैं। मेरे बच्चों, ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है? जो बिल्कुल समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं। समुद्र के समीप क्षेत्रों में पाए जाने वाली जलवायु होती है बच्चों ये। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपना हरियाणा समुद्र के पास तो है नहीं, तो अपने हरियाणा के अंदर सम जलवायु नहीं मिलेगी। तो कहां मिलेगी ये बच्चों? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई के लोगों से तुम पूछोगे तो वहां ना तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है, ना वहां सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो गर्मियों में ना ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में ना ज्यादा सर्दी होती है। मुंबई में यदि आपका कोई रिश्तेदार रहता है, उससे आप पूछोगे तो मुंबई की जो जलवायु होगी वो क्या होगी? सम जलवायु होगी, क्योंकि वो समुद्र के बिल्कुल साथ लगता क्षेत्र है। वहां गर्मियों में ना ज्यादा गर्मी, सर्दियों में ना ज्यादा सर्दी। लेकिन हम बात करें बच्चों कि सम के बाद जो दूसरा टाइप होगा समुद्र से निकटता के आधार पे, उसे हम बोलेंगे विषम जलवायु। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे हिट्रोजीनियस क्लाइमेट। हेट्रोजीनियस क्लाइमेट क्या होगा बच्चों? ये एक ऐसी जलवायु होगी जिसके कारण गर्मियों में बहुत खतरनाक गर्मी जैसे अपने हरियाणा में पड़ रही है, ये एक ऐसी जलवायु होती है बच्चों जिसके कारण गर्मियों में अधिक गर्मी और बच्चों सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी। सर्दियों में क्या होगी? कड़ाके की ठंड होगी बच्चों। तो सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, ऐसी जलवायु को क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस क्लाइमेट बोलोगे, विषम जलवायु बोलोगे। यानी कि जो समुद्र से दूर वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ऐसी जलवायु देखने को मिलती है। तो समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों की जलवायु होती है ये। ठीक है, यदि हम उदाहरण की बात करें कि भाई ये क्षेत्र कौन से हैं, तो इनमें एक तो अपने हरियाणा का ही नाम ले लेना। तुम हरियाणा में देखोगे गर्मियों में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में मेरे बच्चों दो दो रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। ठीक है, तो अपना हरियाणा क्योंकि ये समुद्र से दूर है। जैसे मैं बात करूं जैसलमेर, जैसलमेर जो राजस्थान के अंदर है बच्चों, वहां पर भी ऐसा ही हाल है। जैसे मैं बात करूं अमृतसर, यानी कि समुद्र से दूर जो भी होगा वो सारा का सारा इलाका आपका इसी प्रकार की जलवायु वाला होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समुद्र से दूरी के आधार पर हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय नहीं बोलना है। समुद्र से दूरी के आधार पर जलवायु जो दो टाइप की होती है उसमें विषम जलवायु जो है वो अपने हरियाणा की होगी। ठीक है, याद रखोगे? बताएगा एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर बताए हैं, एक अक्षांशीय स्थिति, एक समुद्र से दूरी। ठीक है, तीसरा फैक्टर हम देखेंगे। तीसरा फैक्टर कौन सा होगा? जो हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करेगा वो होगा मानसून।
ठीक है बच्चों, मानसून। और अपने हरियाणा में जो सबसे ज्यादा वर्षा करता है वो कौन सा मानसून करता है? अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मानसून करेगा मेरे बच्चों, वो गर्मियों का मानसून करेगा। बच्चों जो सर्दियों का मानसून होता है ना, उससे हरियाणा में बारिश होती ही नहीं है। तो गर्मियों का मानसून जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक है। और गर्मियों का जो मानसून होता है ये बारिश करता है दो जगह से। ठीक है। गर्मियों का जो मानसून होगा ये बारिश दो जगह से करेगा। दो जगह से कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो बच्चों ये अरब सागर से पानी उठा के बारिश करेगा हरियाणा के अंदर। और बात करें हम, जब ये मानसून जाने को होगा तब मेरे बच्चों ये बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर हरियाणा में बारिश करने का क्या करता है? काम करता है। बारिश वगैरह अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, बस मैं आपको अभी बातें बता रहा हूं। तो मानसून जो है ना, ये भी एक फैक्टर है, ये एक कारक है जो हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करता है। क्योंकि मेरे बच्चों जुलाई से हरियाणा में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, भारत में जून से स्टार्ट हो जाती है। जून के पहले सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है भारत के अंदर। सबसे पहले केरल राज्य के मालाबार तट पे बारिश करता है। तो मेरे बच्चों जब जुलाई के अंदर हरियाणा में अच्छी खासी लगभग पूरे हरियाणा में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, दक्षिण वाले क्षेत्र को छोड़ के, ये बारिश आपकी सितंबर महीने तक चलेगी। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक जो एक लंबा ये समय है, इस समय मेरे बच्चों भारत अपने हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर रुक रुक के क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। तो इसे हम गर्मियों का मानसून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्मियों का मानसून बोलेंगे। ठीक है, हाँ, गर्मियों का मानसून बोल सकते हैं। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो फैक्टर है जो प्रभावित करता है, चौथा जो फैक्टर है बच्चों, उसका नाम है आपका उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। मेरे बच्चों हम बात करेंगे, ये आता है फारस की खाड़ी से। ठीक है, जिसको आप पर्सिया की खाड़ी भी बोल देते हो, ईरान की खाड़ी भी बोल देते हो। तो ये कहां से आता है? फारस की खाड़ी से आता है, जिसको आप पर्सिया की खाड़ी, ईरान की खाड़ी बोलते हो। और ये बारिश करेगा सर्दियों में। सर्दियों में हरियाणा में वर्षा। सर्दियों में हरियाणा में वर्षा बच्चों कौन करेगा? वेस्टर्न डिस्टरबेंस करेगा, या इसको नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ बोल देंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। देखिएगा, इस तरीके से आपको हरियाणा की जलवायु किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, चाहे आप कहीं पर ऑफलाइन पढ़े हो, कहीं पे ऑनलाइन पढ़े हो, यूट्यूब के ऊपर तुम खंगाल मारना हरियाणा की जलवायु। यदि आपको ये चीजें कोई बता रहा हो, नहीं बता रहा होगा, और यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो पूछा कहां से गया है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण आप क्या बोलोगे? समुद्र से दूरी। एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर साथ के साथ लिखवा के चल रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसके पीछे कारण क्या है? तुम बोलोगे अक्षांशीय स्थिति 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट के बीच है। ठीक है, इसलिए मेरे बच्चों जलवायु जो होगी ना वो कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय होगी।
ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय होगी। महाद्वीपीय जलवायु क्या है? समुद्र से दूरी है, सीधी सी बात है। समुद्र के नजदीक होता तो महासागरीय जलवायु हो जाती, समुद्र से दूर है तो महाद्वीपीय है। और समुद्र से दूरी के आधार पे जलवायु जो होती है ना, वो कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। और हमारा हरियाणा समुद्र से बहुत दूर है, तो हरियाणा में सम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु? तुम बोलोगे विषम जलवायु। अपने हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कारक कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति है मेरे बच्चों, समुद्र से दूरी है, मानसून है, और आपका याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, ये आपको नजर आएगा। ठीक है गुरुजी, हरियाणा की नहर कब कराओगे? भाई नहर भी कराऊंगा, टेंशन ले ले, सारी चीजें कराऊंगा। थोड़ी सी शांति रखो, तुम सारी चीजें करवाऊंगा यार। अब ये सम विषम क्या तुमने बोला था करवा दो? मैंने ही करवाया होगा ना ये भी। चलेगा, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों हरियाणा की जलवायु का जो वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण। डिवीजन ऑफ हरियाणा क्लाइमेट वर्गीकरण, इंग्लिश में लिख लो भाई, डिवीजन ऑफ हरियाणा क्लाइमेट। ठीक है, हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण हम करेंगे कि हरियाणा में जो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है, इसको मेरे बच्चों बांटने का काम किसने किया है? तो याद रखेंगे जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक। कौन से देश का रहने वाला है? जर्मनी का। तो जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक हैं व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन ने बच्चों हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटने का काम किया है। तो हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की। इस जलवायु को किसने बच्चों बांटने का काम किया? व्लादिमीर कोपेन ने। कहाँ का जलवायु वैज्ञानिक है? जर्मनी का। मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा है बच्चों। ठीक है, इन 2 वर्गों में पहला जो वर्ग होगा उसको हम बोलेंगे उपोष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु जिसको हम बोलेंगे मेरे बच्चों सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है मेरे बच्चों, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जलवायु जिस प्रकार की मिलेगी तो उसको इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पे ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पे मेरे बच्चों इस व्लादिमीर कोपेन ने क्या है टाइप दिया। और ये जो आपकी उपोष्ण आर्द्र जलवायु है ना, इसको हम बोलते हैं CAW। क्या बोलेंगे? CAW, ध्यान रखेंगे। तो हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु है? ये का, इसको का बोलेंगे, CAW। ठीक है ना, तो इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पे जलवायु के शॉर्ट फॉर्म बना दी। जैसे उपोष्ण आर्द्र जलवायु को व्लादिमीर कोपेन ने क्या बोल दिया? का बोल दिया, CAW बोल दिया। क्या बोल दिया? CAW। अब मैंने आपको बताया कि ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु कौन सी होगी?
उपोषण आर्द्र जलवायु कौन सी होगी? उपोषण का मतलब है बच्चों अपना हरियाणा जो उपोषण कटिबंध में आता है। आर्द्र का मतलब क्या होगा? मतलब नमी, ह्यूमिडिटी कब आएगी? जब बारिश ज्यादा आएगी। और बारिश हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? शिवालिक क्षेत्र में। और शिवालिक क्षेत्र कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में। वहीं पर आपको ऊंचे पहाड़ भी नजर आते होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि आर्द्र प्रकार की जो जलवायु होगी, ह्यूमिड जो क्लाइमेट होगा, वो वहां मिलेगा जहां वर्षा ज्यादा होती हो। तो हरियाणा के अंदर इस प्रकार की जलवायु आपको कौन से इलाके में नजर आएगी? बच्चों उत्तर पूर्व वाला जो शिवालिक क्षेत्र है वहां आपको नजर आएगी। तो ध्यान रखना है, ये जो जलवायु है बच्चों, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में जो शिवालिक क्षेत्र है, उस शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे, और नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण होगी। और दक्षिण के अंदर मेरे बच्चों 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी। इस 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर उपोषण आर्द्र जलवायु जो है पाई जाती है। इस प्रकार की जो जलवायु है पाई जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइएगा। बात समझ में आई भाई? अब देखिएगा यहां पर एक शब्द आपको पकड़ना है, आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, नमी। ठीक है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर नमी कब होगा मेरे भाई? वायुमंडल के अंदर मॉइस्चर नमी कब होगी? जब बारिश आएगी। और बारिश आपको पता है हरियाणा के कौन से भाग में होती है? शिवालिक क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत है। और शिवालिक क्षेत्र कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। तो शिवालिक जो क्षेत्र है ऊंचा पर्वतीय है, उसके ठीक नीचे दक्षिण के अंदर जो आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का क्षेत्र है, उस शिवालिक के ठीक नीचे इन 3 जिलों की 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जहां पर आपको उपोषण आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। यहां तक बातें क्लियर हुई हैं? चलेगा। और मेरे बच्चों दूसरा जो टाइप होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो शेष हरियाणा की जो जलवायु है ना, ठीक है, यहां पर हम ये भी बात करें तो सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता है यहाँ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना सही करेंगे बच्चों, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। और कल अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बड़ा शानदार टॉपिक है और एक बार आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ोगे उसके बाद आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जी मैं दोहा गांव से हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। दोहा गांव सबसे लास्ट गांव है पैरों वाली दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर। ठीक है।